रिम्को यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 4 दोस्त अभी अभी अपने अंतिम वर्ष में पहुंचे थे। वे लोग एक दूसरे को बचपन से जानते थे। दोस्तों, चलो कहीं ट्रैकिंग पर जाकर आते हैं। बहुत साल हो गए हम साथ में कहीं घूमने नहीं गए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग ही जाओ। मुझे पहाड़ों और जंगलों से बहुत डर लगता है। अबे तुझे किससे डर नहीं लगता वो बता, फट्टू कहीं का। लक्ष्य, चल, मैं हूं ना भाई, सब तेरा भाई संभाल लेगा। सारी सावधानियों को हम लोग ध्यान में रखकर चलेंगे। चल ना, इतना भाव क्यों खा रहा है? लास्ट ईयर है, आगे क्या पता घूमने को मिले या ना मिले। ये साल खत्म होते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो मैं चलता हूँ, मगर हम लोग ट्रेकिंग करेंगे कहाँ? वो तो मुझ पर छोड़ दे, किसी अच्छी जगह ही जाकर आएंगे। लक्ष्य ट्रेकिंग पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। सब लोग शनिवार की सुबह एक दूसरे से मिलते हैं। सब बैग भरकर सामान लेकर आते हैं, जिस पर लक्ष्य एक बार फिर पूछता है, अब तो सब आ गए, अब तो बता दो ट्रेकिंग करने कहाँ जाना है? हम लोग ट्रेकिंग के लिए निर्झर के पहाड़ों पर जा रहे हैं। क्या? निर्झर के पहाड़ पर? लो भाई, पहाड़ का नाम सुनते ही डर गए। अबे तुझे पता भी है उस पहाड़ पर जो जाता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता है। अबे लक्ष्य, वो सब अफवाहें हैं, कहाँ तू इन सब बातों पर विश्वास कर रहा है? टेंशन मत ले, मुझे भूत भगाने का मंत्र पता है। सच में तुझे भूत भगाने का मंत्र पता है? अतला विस्तला भूत भाग जाए और एक बर्गर लेकर आए। चारों दोस्त निर्झर पहाड़ पर पहुंचते हैं। सब इस ट्रैक में बहुत खुश लग रहे थे। फोन का नेटवर्क पहाड़ पर आना बंद हो गया था। दीप, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तेरे फोन में आ रहा है क्या? भाई, पहाड़ पर कोई नेटवर्क नहीं आता है। पहाड़ पर कौन सा टावर लगा होता है, जरा बताना। लक्ष्य, तू डरपोक के साथ साथ पागल भी है। जब वे लोग बात कर रहे थे, उसी वक्त साक्षी को पेड़ के पीछे से कोई तेजी से भागता हुआ दिखा। कौन है? तुम लोगों ने अभी देखा? यहाँ से कोई भाग कर गया, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा। मतलब तुम भी अब लक्ष्य की तरह ही बातें कर रही हो? कुछ नहीं, कोई पत्ता वगैरह गिरा होगा तो तुम्हें वहम हो गया होगा। चल मारो यार। वे लोग पहाड़ों पर आगे आगे चलने लगते हैं। बस, बहुत ट्रेकिंग कर ली, अभी हमें पीछे मुड़ जाना चाहिए। हाँ, मुझे भी लग रहा है, काफी समय से हम चारों को छोड़कर कोई और इंसान नहीं दिखा। ठीक है, चलो घर चलते हैं फिर। मगर कुछ भी कहो, मजा बहुत आया। चारों वापस से घर जाने लगते हैं, मगर वापस जंगल से बाहर निकलते वक्त वो रास्ता भूल जाते हैं। साक्षी, तुम रास्ता कैसे भूल सकती हो? मैंने कहा तो था कि पेड़ों पर निशान लगाते रहना। डूड, मैंने निशान लगाया था, लेकिन पता नहीं सारे निशान मिट कैसे गए। मैंने पहले ही मना किया था, मुझे नहीं आना चाहिए था। अब देखो, हम लोग जंगल में गुम हो गए। डूड, रिलैक्स, हर चीज में इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? साक्षी, तुम एक नंबर की लापरवाह हो। जब लक्ष्य और साक्षी दोनों झगड़ ही रहे थे, तभी दीप को एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। दोस्तों, तुम्हें वो डरावना बूढ़ा दिखाई दे रहा है? बहुत समय से बिना कुछ बोले हमारी ओर ही देख रहा है। हाँ, दिख रहा है, चलो इसी से रास्ता पूछते हैं। वो आदमी अपनी आंखें नहीं झपका रहा था। अंकल जी, ओ अंकल जी, क्या आप हमें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हैं? वो आदमी एकदम सहमी हुई आवाज में कहता है, चलो मेरे पीछे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलो इस आदमी के पीछे चलो। साक्षी रुको, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये आदमी थोड़ा ज्यादा ही डरावना नहीं है? हाँ, दीप सही कह रहा है। दोस्तों चलो यार, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें इनकी मदद लेनी ही पड़ेगी। चारों दोस्त उस बूढ़े के पीछे चलते रहते हैं। धीरे धीरे रात का अंधेरा जंगल को ढक देता है और अचानक से उन्हें पीछे से एक भेड़िए के चिल्लाने की आवाज आती है। ये कैसी आवाज थी?
बहुत डरावनी आवाज, जैसे कोई जानवर चिल्ला रहा हो। दोस्तों, वो बूढ़ा व्यक्ति कहाँ गया? अभी तो यहीं पर था। साक्षी को पेड़ पर उस बूढ़े आदमी का कटा हुआ सिर लटका हुआ दिखाई देता है। सब उस पेड़ पर बूढ़े आदमी का सिर लटका हुआ देखकर बौखला जाते हैं। मैंने कहा था ना, यहाँ नहीं आना चाहिए था। साक्षी, तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंस गए हैं। दीप, दीप, मुझे घर जाना है। मेरे भाई, मुझे घर ले चल। शांत हो जा लक्ष्य, हम लोग जरूर घर जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है? हम सबको यहाँ से कैसे भी निकलना होगा। रात बहुत हो गई है साक्षी, इतनी रात में अब हम घर का रास्ता कैसे ढूंढेंगे? जब वे बात ही कर रहे थे, तभी भेड़िए के चिल्लाने की तेज आवाज आती है और उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। अब यहाँ से कैसे बाहर जाओगे? अब बस तुम मेरा खाना बनोगे। भागो, भागो दोस्तों, भागो। यहाँ से कैसे भागोगे? वे वहां से भागकर पास के एक गांव में पहुंचते हैं, जहां उन्हें कोई नहीं दिखता है। इस गांव के हर घर में लाशें पड़ी हैं। दीप, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब यहाँ से हम बाहर कैसे निकलेंगे? वे लोग जब बात कर ही रहे थे, तभी उसी वक्त कोई नवीन का पैर खींच लेता है। दोस्तों, दोस्तों, बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे। नवीन, न। लजीजदार खाना। भागो, भागो। तीनों दोस्त वहां से भागने लगते हैं और भागते भागते वे एक सुनसान गांव में पहुंचते हैं। यहाँ तो लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। पक्का ये भी उस वेयरवुल्फ का काम होगा। उसने हमारे दोस्त नवीन को मार दिया उसने। अब हम क्या करेंगे? हमें कैसे भी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो हम भी इन लोगों की तरह मारे जाएंगे। अचानक वहाँ पर एक आदमी बंदूक लेकर आ जाता है। तुम बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा नाम अर्जुन है। मैं उस वेयरवुल्फ को मारने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे माता पिता इसी गांव के वासी थे, मगर एक दिन इसी गांव का कोई इंसान वेयरवुल्फ में बदल गया और यहाँ सारे गांव वालों को एक ही रात में खत्म कर दिया, जिसमें मेरे माता पिता भी थे। अर्जुन जी, हमें इस गांव से बाहर निकलने का रास्ता बता दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब यहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता। एक बार जो इस गांव में आता है वो बाहर नहीं जा पाता। हाँ, एक रास्ता है। अगर तुम मेरी मदद करो उस वेयरवुल्फ को मारने में, तब तुम लोग इस गांव से बाहर जा सकते हो। हम आपकी मदद करेंगे उसे मारने में। तुम पागल हो गए हो क्या? उसने हमारे बचपन के दोस्त को मार दिया। क्या तुम लोगों को उसका बदला नहीं लेना? मगर हम इंसान हैं और वो एक वेयरवुल्फ, हम उसे कैसे मारेंगे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तीनों अर्जुन की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वेयरवुल्फ गांव में ही उन्हें ढूंढते हुए आ जाता है। यहाँ से कहाँ जाओगे तुम लोग? दीप, शायद वो यहीं आ रहा है, तैयार रहना। ठीक है। जैसे ही वेयरवुल्फ गांव में घुसता है, उसे दीप दिखाई देता है। अब कहाँ भागोगे तुम? जब ये गांव मैंने पूरा खत्म कर दिया, तो फिर तुम क्या चीज हो? जैसे ही वो वेयरवुल्फ उन पर हमला करने जाता है, उसी वक्त अर्जुन अपनी लंबी बंदूक से उसे गोली मार देता है। वेयरवुल्फ गिर जाता है और लक्ष्य उस पर आग की मशाल फेंकने जाता है, मगर उसका पैर फिसल जाता है और वो मशाल के साथ गिर जाता है। जल्दी उठो और उस पर वो आग की मशाल डालो। उसे हम सिर्फ और सिर्फ जलाकर ही मार सकते हैं। जल्दी डालो। लक्ष्य आग की मशाल डालने में देर कर देता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अर्जुन, नहीं छोड़ूंगा। वेयरवुल्फ अर्जुन पर हमला करता है,
अर्जुन के हाथ से उसकी बंदूक गिर जाती है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वो एक खंजर अपने साथ छुपा कर रखता है। वो उस खंजर को निकालता है। मेरे माँ बाप को मारा था तूने, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, ये ले। अर्जुन उसे खंजर मारने लगता है। वेयरवुल्फ चोटिल हो जाता है, मगर वो अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर देता है और तेजी से चिल्लाता है, हमें अर्जुन जी के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। लक्ष्य वेयरवुल्फ को देखकर एक ही जगह पर स्तब्ध रह जाता है। साक्षी अपने हाथ में मशाल को लेती है और वेयरवुल्फ के ऊपर फेंकने जाती है, मगर वो साक्षी का गला पकड़ लेता है और उसकी मशाल लेकर उसी को जला देता है। मुझे चोटिल किया, अब मैं तुम सबको यहीं खत्म करूंगा। जैसे ही वेयरवुल्फ लक्ष्य को मारने जाता है, वैसे ही दीप उसे गोली मार देता है। वो वेयरवुल्फ बहुत दर्द में होता है और भागने की कोशिश करता है, मगर दीप उसे गोली मारता रहता है। मेरे दोस्तों को मारा था ना, अब क्या हुआ? भाग क्यों रहा है? दीप, वो मर गया क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंता मत कर, अब सब खत्म हो गया है। अब हम घर चलते हैं। लेकिन नवीन और साक्षी, वो हमें छोड़कर चले गए। हाँ लक्ष्य, मगर वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। चलो इस गांव से बाहर निकलते हैं। वे गांव से बाहर निकलते हैं और मेन रोड पर अर्जुन की गाड़ी खड़ी देखते हैं। वो एक बीच था जहां इस समय सन्नाटा पसरा हुआ था। सुमन अपने बॉयफ्रेंड अशोक के साथ रेत पर की आकाश में टिमटिमाते तारों को निहारे जा रही थी। बहुत देर से देख रहा हूँ सुमन, आकाश में टिमटिमाते हुए तारों को निहारे जा रही हो। क्या दिख रहा है तुम्हें? अशोक, मालदीव के समंदर के किनारे बैठकर आकाश कितना सुंदर दिखता है ना। देखो ना, आकाश में चमकते हुए तारे मन को कितनी शांति दे रहे हैं। अब इन आकाश के तारों को देखकर मन को शांति ही देती रहोगी या फिर कॉटेज भी चलोगी? रात के 11 बज रहे हैं, सारे टूरिस्ट यहाँ से चले गए हैं सिवाय हम दोनों के। तुम भी ना अशोक, मेरे साथ 2 मिनट समय बिताने में पता नहीं तुम्हारा क्या चाहता है। मुझे नींद आ रही है सुमन, अब चलो भी ना, कल यहाँ पर दोबारा आएंगे। उसके बाद तुम बैठकर फिर से आकाश को निहारते रहना। अशोक की बात सुनकर सुमन मुस्कुराने लगी। तभी सुमन की नजर अशोक की कलाई के चमकते हुए ब्रेसलेट पर पड़ी। अशोक, तुम्हारी कलाई पर ये ब्रेसलेट देखो ना, कितनी चमक रही है ना? सुमन के कहने पर अशोक अपनी कलाई में पहने उस ब्रेसलेट को देखने लगा। हाँ तुम सही कह रही हो, ये तो रात के समय बिल्कुल जुगनू की तरह चमक रहा है। अशोक ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक बहुत तेज हवा का झोंका अशोक और सुमन के शरीर से टकराया। सुमन ने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड अशोक खड़ा हुआ उसे अजीब सी नजरों से घूर रहा था। अशोक का चेहरा देखकर सुमन के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। तुम्हारा चेहरा इतना भयानक कैसे हो गया अशोक? तुम्हारी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद कैसे पड़ गई? क्या हुआ तुम्हें? सुमन की बात सुनकर भयानक हो चुका अशोक जोर जोर से हंसने लगा। अचानक सुमन का शरीर हवा में 20 फीट ऊंचा लहराकर घूमने लगा। कुछ ही सेकंड्स में सुमन की गर्दन किसी रबड़ की तरह पीछे घूम गई। सुमन की गर्दन के टूटने की आवाज पूरे बीच में गूंज गई। सुमन मृत अवस्था में बीच पर गिर गई। अशोक बड़ी तेजी से समंदर की ओर दौड़ता हुआ गुम हो गया। इस घटना के 2 महीने बाद मालदीव हाईवे पर दिशा बहुत तेजी से कार ड्राइव कर रही थी। दिशा की ड्राइविंग सीट के बगल में बैठा हुआ उसका बॉयफ्रेंड आर्यन दिशा को घूरे जा रहा था। दिशा, अगर तुम कार को थोड़ा स्लो चलाओगी तब भी हम कॉटेज पहुंच जाएंगे। तुम अच्छी तरह से जानते हो आर्यन, मेरे हाथ में जब कार की स्टीयरिंग आती है ना, तो कार की स्पीड अपने आप तेज हो जाती है। पिछली बार भी तुमने ऐसा ही कहा था और अपना एक्सीडेंट कर लिया था, याद है ना? तुम्हारा घुटना 2 महीने बाद सही हो पाया था। और फिर ये इंडिया नहीं है दिशा, मालदीव है।
टेंशन मत लो आर्यन, पीछे की सीट पर अर्जुन बैठा है ना, वो किस काम आएगा। अगर मेरी कार से किसी को टक्कर लगती है और पुलिस केस बनता है तो अर्जुन संभाल लेगा, आखिर वो एक पुलिस ऑफिसर जो है। दिशा की बात सुनकर कार के पीछे बैठा हुआ अर्जुन मुस्कुराता हुआ बोला, दिशा, मैं यहाँ का पुलिस वाला नहीं हूँ। क्या फर्क पड़ता है, आखिर हो तो पुलिस वाले ही, और पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य हर कहीं निभाना आना चाहिए, फिर चाहे वो अपने देश में हो या किसी दूसरे देश में। यकीन मानो दिशा, अगर मैंने तुम्हारी मान ली और मैं अपने कर्तव्य निभाने पर उतर आया तो मुझे अभी और इसी वक्त तुम्हें हथकड़ियां पहनाकर सलाखों के पीछे डालना होगा, क्योंकि कार बहुत ज्यादा तेज ड्राइव करना भी एक क्राइम है। इसमें स्वयं की जान भी जा सकती है और सामने वाले की भी। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी दिशा ने एक सुंदर कॉटेज के सामने गाड़ी रोक दी। दिशा, अर्जुन और आर्यन कार से बाहर निकलकर कॉटेज के दरवाजे पर आ गए। अच्छे खासे मूड का सत्यानाश हो गया। यहाँ तो ताला लगा हुआ है और मैं न जाने कब से अशोक का नंबर भी ट्राई कर रहा हूँ, उसका मोबाइल स्विच ऑफ ही आ रहा है। अरे मैं तो पिछले 1 महीने से सुमन को फोन लगा रहा हूँ, उसका फोन भी स्विच ऑफ ही आ रहा है। पता नहीं अशोक और सुमन को मालदीव कितना पसंद आ गया है। पूरे 2 महीने हो गए हैं और दोनों ने घर की तरफ मुड़कर देखा भी नहीं। उनके फैमिली वाले भी काफी परेशान हैं आर्यन। मैं तुम दोनों के साथ सिर्फ और सिर्फ सुमन और अशोक के लिए ही आया हूँ, वरना तुम दोनों के साथ मेरा क्या काम। अब तुम दोनों आपस में बहस करना बंद करोगे? हम बहस नहीं कर रहे दिशा, हम बात कर रहे हैं। मत भूलो कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मुझे उसकी एक एक आदत पता है। चलो अब अंदर चलते हैं। अंदर का नजारा देखकर उन सभी के मन विचलित हो गए। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर पिछले 2 महीने से सफाई ही नहीं हुई है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पता नहीं क्यों मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। दिशा, आर्यन बता रहा था कि वो पिछले 1 महीने से अशोक का नंबर ट्राई कर रहा है, मगर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। और मैं भी कई बार सुमन का नंबर ट्राई कर चुका हूँ, सुमन का नंबर भी स्विच ऑफ ही आ रहा है। और इस कॉटेज को देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे वो दोनों हफ्तों से इस कॉटेज के अंदर आए ही ना हो। और अगर वो यहाँ पर नहीं आए हैं तो फिर कहाँ गए? आर्यन और अर्जुन की बात सुनकर दिशा के चेहरे पर घबराहट झलकने लगी। उसका दिल किसी अनहोनी आशंका से धड़कने लगा। हमें जल्द से जल्द उन दोनों को तलाश करना होगा, अब तो मुझे बहुत टेंशन होने लगी है। तभी दिशा की नजर टेबल पर रखे हुए एक बहुत सुंदर ब्रेसलेट पर पड़ी। आर्यन, देखो ना कितना सुंदर ब्रेसलेट है, जरूर सुमन ने ये अशोक के लिए खरीदा होगा। उस ब्रेसलेट को देखकर आर्यन उस ब्रेसलेट की सुंदरता में खो गया। वो सब कुछ भूल गया कि कुछ देर पहले वहाँ पर क्या बातचीत चल रही थी। वो उस ब्रेसलेट को उठाकर उसे गौर से देखने लगा। तभी उसके कानों में अर्जुन की आवाज टकराई। अरे यार, अगर तुम्हें ये ब्रेसलेट इतना ही पसंद आ रहा है तो तुम इसे पहन लो और चलो यहाँ से। पहले हमें अशोक और सुमन को तलाश करना होगा। अर्जुन की आवाज सुनकर आर्यन जैसे ही अपने होश में आया, आर्यन ने तुरंत वो ब्रेसलेट अपनी कलाई में पहन लिया। मुझे लगता है कि हमें शुरुआत मालदीव के बीच से करनी होगी, क्योंकि सुमन को समुद्र के किनारे की रेत बहुत पसंद है। कुछ ही देर में अर्जुन, दिशा और आर्यन मालदीव के बीच में अशोक और सुमन के बारे में वहाँ के लोगों से उसकी तस्वीर दिखाकर पूछताछ कर रहे थे। उन तीनों की मेहनत रंग लाई। एक फूलों की दुकान का मालिक आर्यन को देखकर बोला, इन्हें मैं पहचानता हूँ साहब, मैंने इन्हें आज से 2 महीने पहले इसी बीच के आसपास देखा था। क्या बात कर रहे हो तुम 2 महीने पहले? उसके बाद तुमने इन्हें कभी नहीं देखा क्या? नहीं साहब, मुझे अच्छी तरह से याद है। रात के 10 बजे के आसपास का समय था। मैं दुकान बंद करके जा रहा था। वो क्या है ना कि रात 11 बजे तक यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। मैंने उन दोनों को घर जाने के लिए बोला भी, लेकिन उन दोनों के मूड से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आधी रात से पहले यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अजीब बात है, वो दोनों अपने कॉटेज में भी 2 महीने से नहीं पहुंचे। यहाँ की पुलिस को कुछ होश नहीं रहता क्या? रहने दीजिए साहब, अब मुंह मत खुलवाइए। ये मालदीव है, सरकारें तो बस टूरिस्ट की सुरक्षा का वादा करती हैं और उसके बाद क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। और आप तो स्वयं पुलिस वाले हैं। इतना कहकर वो दुकानदार अपने काम में लग गया।
तभी एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति वहाँ पर आ पहुँचा और अचानक उसने आर्यन की कलाई पकड़ ली। ये क्या बदतमीजी है? मेरी कलाई छोड़ो। ये बदतमीजी नहीं है साहब, तुम्हारी चिंता है, इस वजह से तुम्हारी कलाई पकड़ी है। तुम जो अपने हाथों में ब्रेसलेट पहने हो, वो ब्रेसलेट तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए मौत का सामान है। क्या बक रहे हो तुम? यहाँ से चले जाओ। एक तो वैसे भी हम तीनों अपने दोस्तों को लेकर परेशान हैं, और ऊपर से तुम्हारी बकबक हम झेल नहीं सकते। जाओ यहाँ से। मैं जानता हूँ साहब, आप जरूर एक लड़का और एक लड़की के लिए चिंतित होंगे, मगर यकीन मानिए साहब, वो दोनों अब आपको कभी नहीं मिलेंगे। कभी नहीं मिलेंगे से तुम्हारा क्या मतलब है? समंदर की गहराइयों से आज तक कभी कोई निकल नहीं पाया है साहब। इतना कह सकता हूँ, अपने दोस्त से ये ब्रेसलेट उतरवा कर फेंक दो। ये कब से बकवास किए जा रहा है? तुम दोनों इसे भगाते क्यों नहीं? जाता हूँ साहब, जाता हूँ। जब तुम्हारे दोस्त तुम्हारी आंखों के सामने भयानक मौत मरेंगे, उस वक्त तुम मेरी बातों को याद करोगे। मगर याद रखना, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मालदीव के उस घने जंगल में बनी हुई उस कॉटेज में ही मिलेंगे, जहां भगीरा नाम की एक अंग्रेज काला जादू करती है, जो शैतान को प्रसन्न करने के लिए ना जाने कितने लोगों को इस ब्रेसलेट के जरिए भेंट चढ़ा चुकी है। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। दिशा, अर्जुन और आर्यन ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन दोनों को अशोक और सुमन के बारे में पूछताछ करते करते काफी समय हो गया था। बीच पूरा खाली हो गया था। वो ब्रेसलेट बुरी तरह से चमकने लगा। ये ब्रेसलेट अचानक ऐसे कैसे चमकने लगा आर्यन? पता नहीं दिशा, मैं भी यही देख रहा हूँ। आर्यन ने इतना कहा ही था कि तभी एक तेज हवा का झोंका दिशा और आर्यन के शरीर से टकराया। अचानक आर्यन का चेहरा एक बड़े ही भयानक चेहरे में परिवर्तित हो गया। उसके चेहरे की खाल किसी काली चमड़ी के जैसी हो गई और उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद रंग की हो गई। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया आर्यन? तुम्हारा चेहरा इतना भयानक कैसे हो गया? दिशा की बात सुनकर आर्यन जोर जोर से हंसने लगा। तभी दिशा का शरीर 20 फीट ऊंचा हवा में उड़ गया और देखते ही देखते उसकी गर्दन किसी रबड़ की तरह पीछे की ओर घूम गई। कुछ ही क्षणों में दिशा की गर्दन उखड़कर जमीन पर गिर पड़ी। आर्यन दिशा की लाश को लेकर समुंदर की ओर बुरी तरह से दौड़ने लगा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अर्जुन को कुछ सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो गया? इसका मतलब वो अजीब सा दिखने वाला आदमी सही बोल रहा था। उसकी जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द सही था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे जरूर उस घने जंगलों में बनी हुई कॉटेज में जाना होगा। हाँ, उसने कहा था कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे। कुछ ही देर में अर्जुन की कार हवा से बातें कर रही थी। उसकी कार का रुख जंगलों की ओर था। कुछ ही देर में उसकी कार जंगल में बनी हुई एक कॉटेज के सामने आकर रुक गई। तुरंत तेज कदमों से वो उस कॉटेज के अंदर चला गया। तभी उसके कानों में किसी औरत की आवाज टकराई। तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। कौन हो तुम? और तुम्हारी इतनी रात में यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जो कोई भी हो, सामने क्यों नहीं आती? जो भयानक दृश्य मैंने अभी अपने आंखों के सामने देखा है, मैं उसे बयान नहीं कर सकता। तभी कमरे में चारों ओर एक काला धुआं फैल गया और देखते ही देखते उस काले धुएं ने एक बहुत ही अजीब सी दिखने वाली औरत का रूप धारण कर लिया। कौन हो तुम? भगीरा। मालदीव के लोग मुझे भगीरा के नाम से जानते हैं। आखिर उस ब्रेसलेट में ऐसा क्या है जिसने मेरी दोस्तों की जान ले ली? मुझे विश्वास है कि 2 महीने पहले इस ब्रेसलेट ने ही सुमन और अशोक की जान ली होगी। सुमन और अशोक का नाम सुनकर वो औरत रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराती हुई बोली, कुछ महीने पहले तुम्हारे दोस्त मेरे पास आए थे, जो 1 नंबर के मूर्ख थे। तुम झूठ बोल रही हो। वो तुम्हारे पास क्यों आएगी? तुम्हारी दोस्त मुझसे एक ऐसा ताबीज बनवाने के लिए आई थी जिससे उसका बॉयफ्रेंड उसे कभी भी छोड़कर ना जा सके। लेकिन वो एक मूर्ख लड़की थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे वैसे भी कभी छोड़कर नहीं जाता। मैंने उसे वो ब्रेसलेट दे दिया था
वो ब्रेसलेट कोई मामूली ब्रेसलेट नहीं था, बल्कि शैतान का एक चिन्ह था। शैतान के बलि लेने के अलग अलग तरीके होते हैं। बेवकूफ इंसान, बस उसे एक आखिरी बलि और चाहिए, उसके बाद मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। समझ गया, तुम बेचारे भोले भाले लड़के लड़कियों को मूर्ख बनाती हो और उन्हें शैतान का ब्रेसलेट पकड़ा देती हो, और शैतान उनके बॉयफ्रेंड के शरीर में घुसकर अपनी गर्लफ्रेंड की जान ले लेता है, उसे समंदर में उनकी लाशों को खींच कर ले जाता है। तुम बाकी इंसानों से काफी समझदार मालूम होते हो, और हर 3 महीने बाद वो ब्रेसलेट मेरे पास स्वयं आ जाता है, और फिर मूर्ख इंसानों की तो कोई कमी नहीं है, कोई ना कोई इंसान मेरे पास आ ही जाता है। बगीरा की बात सुनकर अर्जुन ने तुरंत अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली। इसका मतलब ये है कि वो ब्रेसलेट ही तुम्हारी ताकत है। अभी तुम अमर नहीं हुई हो। अगर मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त गोली मार दूं, तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। बगीरा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन ऐसी हरकत करेगा। अपनी पिस्तौल नीचे रख लो, तुम गलती कर रहे हो। मैं कोई गलती नहीं कर रहा, तुमने तो इस सुंदर मालदीव को मौत का मालदीव बना दिया है। इतना बोलकर अर्जुन ने पिस्तौल की सारी गोलियां बगीरा के ऊपर चला दी। बगीरा मृत होकर जमीन पर गिर पड़ी और अर्जुन वहां से चला आया। अर्जुन आज भी अपने चारों दोस्तों को याद करता रहता है।